अधिक उसे देखा है और फिर से राम के हाथ से सिगरेट लेकर एक काश भरते हुए कहता है, मैंने आज सिया का कमरा देखा। जिस पर नक्श लापरवाही से और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ कहता है, फिर से सिया, आप क्यों बार बार उस लड़की के बारे में बात करते रहते हैं? और क्या हो गया अगर आपने उसका कमरा देख लिया? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने माउंट एवरेस्ट देख लिया हो। जिस पर अधिक अपनी गुस्से से लाल आंखें उसे दिखता है। तब जाकर नक्श अपना मुंह बंद कर लेता है। अधिक सामने की ओर देखकर कहता है, हमने पहले सिया पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब समझ आ रहा है कि क्यों वह हम सबसे कहती है कि हमें उसके बारे में बस उतना पता है जितना वो हमें जाने देती थी, और क्यों वह हमसे दूर है। उसके पास वजह भी है, पर हम फिर भी जिम्मेदार उसे ठहरा रहे हैं। उसकी एक गोल गोल बातें सुनकर नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत फनी हो गए थे। वही राम उसकी आंखों में देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, तभी अधिक ऐसी बातें बोल रहा है। इसीलिए राम कहता है, अधिक बातें गोल गोल मत घूमो, सीधा बताओ क्या हुआ है? ऐसा क्या देखा तुमने जो तुम इतना डिस्टर्ब हो? अधिक सीधा बोलते हुए कहता है, सिया का कमरा देखा आज मैंने। आपको पता है उसका कमरा कैसा है? जिस पर नक्श बीच में लापरवाही से कहता है, जैसे दूसरे कमरे हैं वैसा ही होगा, और क्या ही नया होगा उसके कमरे में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप उसके कमरे में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं कि हम तीनों मिलकर उसके कमरे पर बात कर रहे हैं? अधिक उसके बीच बीच में बोलने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, इसीलिए वह थोड़ा गुस्से से और ऊंची आवाज में कहता है, छोटे, अगर तुमने एक और बार मुझे बोलते हुए दखल दी तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, और मैं सच बोल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं। अधिक की बात सुनकर नक्श एक बार नीचे देखा है, क्योंकि वह इस वक्त लगभग 5 मंजिला ऊपर थे। अगर यहाँ से वह नीचे गिरा, हड्डियां बचेंगी नहीं इसकी तो गारंटी, और वह भी बचेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर वह एकदम चुप हो जाता है। अधिक अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहता है, सर्वेंट क्वार्टर जैसा कैमरा है उसका, हमारे घर के नौकर भी उससे अच्छा कमरा इस्तेमाल करते होंगे। वहाँ रखी चीज ऐसी थी जैसे हम स्टोर रूम में रखते दखलश या कबाड़ में देते हैं। उसकी बात सुनकर उसके कानों में 2 जोरदार आवाज पड़ती है, क्या? ये दोनों तरफ से राम और नक्श उसके कान के पास चिल्लाए थे। उनके ऐसे चिल्लाने से अधिक अपने कान पर हाथ रख थोड़ा दूर हो जाता है। उन दोनों को घूरने लगता है। तब जाकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता। राम कहता है, छोटे, मुझे बता, आखिर तुमने क्या देखा वहां, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अधिक कमरे में अच्छी हर एक चीज और सिया के मुंह से सुनी हर एक बात उन दोनों को एक एक शब्द अच्छे से जैसे कि तैसे बताता है, और जैसे जैसे वह अपनी बात बोल रहा था वैसे वैसे राम के चेहरे पर एकदम गंभीर एक्सप्रेशंस और नक्श के चेहरे पर थोड़े अजीब एक्सप्रेशन आ रहे थे। अधिक राम को देखते हुए कहता, हम उसे उम्मीद रख रहे थे, हम कभी उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? हम क्यों उसे हमेशा गलत ठहराते हैं? उसे रागिनी ने के साथ कंपेयर करते हैं क्यों? हमें लगता था कि वो एक लालची लड़की है जो रागिनी से उसकी चीजें छीनना पसंद करती है, जलती है उसे। नक्श बोलता है, हमने कब उसे प्रिंसेस के साथ कंपेयर किया? वह हमारे प्रिंसेस के साथ कंपेयर करने के लायक नहीं है भाई। कहाँ हमारी प्रिंसेस और कहाँ वह, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिस पर अधिक उसकी ओर देखकर थोड़े गुस्से में कहता है, और तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे थे? जरा मुझे भी इसका रीजन बताना, क्यों तुम बार बार उसे रागिनी के साथ कंपेयर कर रहे थे? मुझे उसका कारण बताओ। नक्श फ्लो में जवाब देते हुए कहता, मैं उसे प्रिंस के साथ इसीलिए कंपेयर कर रहा था क्योंकि बोलते बोलते उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसे बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। फिर अपने चेहरे पर शर्मिंदगी लिए वह अधिक को देखने लगता है। उसका शर्मिंदगी से लाल हुआ चेहरा देख अधिक कहता है, मुझे बताओ ना, क्यों हम सब ने उसके साथ ऐसा किया? जबकि हम सबको यह अच्छे से पता है कि बच्चों के आदला बदली के बाद से ही प्रिंसेस को अस्पताल से घर लाया गया था। उसके बाद वह हमारे साथ रही, हमने उसे बहुत सारा प्यार दिया। हर वह एक चीज थी, हर वह एक चीज सिखाई, परिवार का प्यार, अपनापन, एक सेफ एनवायरनमेंट, उसे राजकुमारी जैसा रखा गया, सब कुछ सिखाया। तब जाकर वह आज ऐसी है। पर सिया का क्या? हाँ, सिया का क्या? उसके साथ कौन था उसे प्यार देने के लिए, अपनापन देने के लिए? परिवार क्या होता है बताने के लिए, हर एक चीज सिखाने के लिए, वह बताने के लिए क्या गलत क्या सही। उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, बताएं। पर जब से वह यहाँ आए तब से हम सब ने बस उसे रागिनी के साथ जोड़ना शुरू किया, कंपेयर करना शुरू कर। आपको पता है, सिया को लगता है कि यह सब हम जानबूझकर करते थे, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए, उसे इस चीज का एहसास दिलाने के लिए कैसे वह हम में से एक नहीं है, बाहर वाली है।
और क्या ही गलत सोच रही थी, सच ही तो था। हम में से किसी ने कभी खुद को उसकी जगह रखकर सोचा ही नहीं, और उन सब का ये नतीजा है। क्या आज वह ऐसी बन गई है, पर अभी वह यहाँ है दादाजी के लिए। कहते हैं ना, सच कड़वा होता है। कुछ ऐसा ही नक्श के साथ हो रहा था। उसे अपने अंदर गिल्ट फील हो रहा था। कहीं ना कहीं उसे अधिक की बातें सही लग रही थी, पर उसे यह मानना नहीं था। इसीलिए वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बस भाई बस हो गया, मुझे नहीं सुनाई उसकी कोई बात। समझा, आप नहीं सुनाई मुझे। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता। राम भी एक तक बस उसे देख रहा था, और उसकी बात सुनने के बाद वह सच में पड़ गया था। दादाजी बैग पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर अभी ऑक्सीजन मास्क था, और अभी भी बहुत सारी मशीन्स उनके बॉडी से कनेक्ट की थी। वह एक तक सामने देख रहे थे जहां सिया बैठी हुई थी। उसके हाथ में अपना लैपटॉप था, और वह दादरी से बातें कर रही थी। उन्हें अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, पढ़ाई के बारे में बता रही थी। साथ ही साथ लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाए जा रही थी। दादाजी भी बस शांति से उसे देख रहे थे, सुन रहे थे, और समय समय पर पलकें झटका कर हाँ और ना में जवाब भी दे रहे थे। तभी बाहर से अधिक और एक सर्वेंट अंदर आता है। सर्वेंट के हाथ में एक ट्रे थी। वह दोनों अंदर आते हैं और दादाजी को और सिया को देखते हैं। किसी और की आहट पाकर सिया उसे और देखती है, और फिर अपनी नजरें फेर लेती है। अधिक ये चीज नोटिस करता है, पर कुछ कहता नहीं है। अंदर आता है और फिर सर्वेंट के हाथ से ट्राई लेकर उसे बाहर जाने को कहता है, और दादाजी के पास आकर कहता है, दादाजी को इस वक्त सॉलिड खाना मना है, इसलिए उनके लिए ये सूप बनाया है। सिया बस हाँ में सर हिलाती है और दूसरी तरफ जाकर बैठ जाते हैं। अधिक आगे बढ़कर दादाजी को थोड़ा सा उठकर बैठने में मदद करता है। उनके पीठ के पीछे बहुत सारे तकिया लगाकर उन्हें सपोर्ट देता है। उसके बाद धीरे से दादरी का ऑक्सीजन मास्क रिमूव करता है और उसकी जगह एक दूसरा ऑक्सीजन मास्क उनके नाक के पास लगा देता है। दूसरे ऑक्सीजन मास्क एक छोटी सी ट्यूब थी जो उनके नाक के पास थी। यह हमेशा उसे नहीं कर सकते थे। इसकी ऑक्सीजन सप्लाई लेवल उतनी नहीं थी जितनी वह बड़ी वाली में थी, पर खाना खाते समय या पानी पीते समय दादाजी को इस ऑक्सीजन ट्यूब की जरूरत पड़ती थी। फिर अधिक धीरे धीरे एक एक स्पून सूप दादाजी को पिलाता है, और फिर थोड़ी देर बाद जब दादाजी वह खत्म करते हैं तब सिया को देखकर कहता है, सिया तुम्हारे बगल वाले ड्राइवर में दादाजी की दवाएं रखी, क्या तुम मुझे दे सकती हो? जिस पर सिया बस बाजू में रखा ड्राइवर खुलता है। उसमें से एक बड़ा सा डब्बा निकलते हैं और अधिक की और बड़ा देती है। अधिक उनमें से दादाजी को रात वाली दवाएं देता है, फिर से उन्हें सुलाकर पहले वाला ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। फिर कुछ सोचकर सिया की ओर देखकर कहता है, क्या तुमने डिनर कर लिया? तुम नीचे नहीं आए थी? जिस पर सिया बस एक शब्द में जवाब देती है, हाँ, और बात वही खत्म कर देती है। फिर अधिक कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम बताओगे ना? जिस पर सिया आंख उठाकर उसकी तरफ देखने लगती है। वह सीधा मना करने वाली थी, पर अचानक कुछ सोचकर वह अधिक को देखते हुए बोलती है, यंग मास्टर राव, क्या आप मेरे रघु दादा के लिए रहने का इंतजाम कर सकते हैं? क्योंकि अगर वह रोज आना जाना करेंगे तो दिक्कत होगी उन्हें। अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या रघु दादा यही रह सकते हैं? उसकी बात सुनकर अधिक ज्यादा कुछ इमोशन शो नहीं करता, बस उसे देखकर कहता है, हाँ मैं इस बारे में देखता हूँ। और वह सिया को देखने लगता है जो फिर से अपने लैपटॉप में कुछ देख रही थी। उसे लगा था सिया शायद से उसकी जरूरत की कुछ चीज मांगी कि या रूम में चीज बदलवाने के लिए रहेगी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मांगा भी तो क्या मांगा, अपने साथ आए उसे बॉडीगार्ड, सॉरी, उसके रघु दादा के लिए कमरा। अधिक फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए? अगर चाहिए हो तो बिना किसी चीज के बोल सकती हो। आखिरकार तुम यहाँ हमारे साथ हो, अपने घर में। वह बस सिया का रिएक्शन देखना चाहता था, पर सिया कोई रिएक्शन शो ही नहीं कर रही थी। उसने एक नज़र दादाजी को देखा जो उसे देख रहे थे। फिर सिया अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, दिए नहीं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए, और होगी भी तो उसे मैं खुद पूरे कर सकती हूँ, और मेरी करने से पहले ऐसे एक अपना है जो मेरे बोले बिना ही कर देते हैं, इसलिए आपको इतनी दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है मिस्टर अधिक। फिर भी आपने मुझे पूछा, उसके लिए थैंक यू। तभी उसकी नज़र अपने हाथ में बंदी स्मार्ट वॉच के स्क्रीन पर जाती है, जहां पर इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। ये देखकर सिया जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करती है और अपनी जेब से मोबाइल निकलते हुए दादाजी की ओर देखकर उनके पास जाती है और उनके माथे पर एक किस करती है और कहती है, मेरे प्यारे दादाजी, देखिए कितनी रात हो गई है, चलिए जल्दी सो जाए, हम आपको सुबह मिलते हैं। वह क्या है ना, हमें सुबह कॉलेज भी जाना होता है, इसलिए जल्दी सोएंगे।
लेकिन आप डरना मत, हम सुबह थोड़ा समय और कॉलेज में आने के बाद बहुत सारा समय आपके साथ बिताएंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, चलो जल्दी सो जाओ। इतना बोल वह उनकी आंखों पर हाथ रखती है तो दादाजी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दवाइयों के असर से दादरी सो जाते हैं। दादाजी के सोते हैं, सिया फटाक से मोबाइल ऑन कर जल्दी से उसे पर एक नंबर डायल करते हुए कैमरे के बाहर निकल जाती है और कमरे में अकेला रह जाता है अधिक, जो बस उसे पीछे से देख रहा था। सिया फोन अपने कान पर लगे दूसरे हाथ में लैपटॉप पड़े जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर जा रही थी। कमरे में आने के बाद वह देखी है कि राघव ने पहले ही उसके लिए रात का डिनर का इंतजाम कर रखा है और उसके साथ एक नोट भी लिखा था, मिस इसे पूरा खत्म कर लीजिए वरना लीला मौसी मुझे बेलन से मारेगी। उसके आगे एक बहुत क्यूट सा पर रोने वाली शक्ल का इमोजी बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सिया ने किसी को कॉल लगाया था, बस 2 रिंग की हुई थी। दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठा लिया पर कुछ कहा नहीं, सिया भी कुछ कह नहीं रही थी। पर दूसरे तरफ के शख्स को सिया की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। 1 मिनट बाद दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी मगर मैग्नेटिक आवाज आई, खाना खा लिया, जिस पर सिया की आंखें बंद हो जाती है और वह बेड पर आधी लेट जाती है। उसके पैर अभी भी बेड नीचे थे और वह फोन को अपने कान पर लगे बस अपने प्यारे खडूस की आवाज सुन रही थी। मानव का सवाल सुनकर सिया पूछती है, आपने खाया, जिस पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। ये देखकर सिया बेड से उठती है और बेड पर रखी वह थाली ओपन करती है जिसमें उसकी सभी फेवरेट खाना था, जैसे लच्छा पराठा, पनीर की सब्जी, दाल चावल और स्वीट में एक ब्राउन। उसे देखकर सिया अपने फोन को कान से लगाकर सिया कहती है, मैं ये फोन ढूंढ रही हूँ, ढूंढ कर उसे कनेक्ट करने तक तुम्हारे सामने रात के डिनर की प्लेट आ जानी चाहिए, वरना मेरे सामने ये जो खाना है ना वह सीधा खिड़की के बाहर जाएगा। वह पूछ रही थी या बता रही थी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, उल्टा ऐसा लग रहा था कि हमारी मैडम सीधा सीधा मानव बाबू को धमकी दे रही थी, खाना खा रहे हो कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊं। सिया फोन अपने हाथ में लेती है और स्टडी टेबल पर रखे अपने बैग ओपन कर उसमें से अपने ब्लूटूथ ईयरबड्स निकलती है और उसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देती है, फिर नॉर्मल वॉइस कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर देती है। दूसरी तरफ से भी वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और उसके सामने मानव का वह चार्मिंग हॉट सेक्सी लुक वाला फेस आ जाता है, जिसे देखकर ही सिया का आधा पेट भर गया था, पर आधा पेट खाना खाने से ही भरने वाला था। सिया अपने आईब्रो उठाकर उसे देखते हैं तो मानव नामे अपना कर हिलाते हुए कैमरा टर्न दूसरी तरफ करता है, जिससे दूसरी तरफ रख खाना सिया को दिखता है। तब जाकर मैडम के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन आता है। फिर वह कहती है, चलो जल्दी खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बोलकर वह कैमरा अच्छे से एडजस्ट करती है, मानो भी अपना कैमरा वहां रखे एक गिलास के सहारे रख देता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए खाना खाने लगते हैं। खाते हुए कोई बात नहीं कर रहा था, बस बीच में एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसे ही करते हुए दोनों ने अपना खाना खत्म किया। फिर सिया प्लेट एक तरफ रखे फिर बेड पर आकर लेट जाती है और एक तक मोबाइल को देखने लगती है। मानव भी अपने सोफे पर बैठा हुआ था और बस सिया को देख रहा था। थोड़ी देर बाद मानव अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्लोज योर आईज एंड स्लीप डार्लिंग। उसका ऐसा बोलते ही सिया एक तकिया को हक कर मानव को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में मानव को सिया की धीमी सांसों की थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगती है, पर हमारे मानव बाबू तो बस एक तक सिया को घूर रहे थे और बार बार उसकी नज़र उसे तकिए पर जा रही थी, जिसे सिया इस वक्त हक करके सो रही थी। वही मानव के चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क थे, पर वह धीरे धीरे और डार्क और डेंजरस होते जा रहे थे। उसने कॉल बिल्कुल कट नहीं किया, वह बस सोई हुई सिया को एक तक देख रहा था। अगली सुबह 5 बजे सिया विला के गोल चक्कर दैद रही थी, साथ ही उसने अपने कानों में ईयरफोन लगा गाने सुन अपनी ही धुन में भाग रही थी। तभी वहां राम और अधिक भी आ जाते हैं और सिया को देख थोड़ा शक हो जाते हैं। अधिक उसे देख मुस्कुरा देता है और उसे आवाज देता है, पर सिया को सुनाई नहीं देता क्योंकि हेडफोन थे। ये बात वो दोनों भी नोटिस कर लेते हैं। फिर क्या था, अधिक उसकी ओर बढ़ जाता है। राम भी अकेला क्या करता, वह भी सग हो लेता है। दैद रही सिया को जब अपने आसपास कुछ होने का एहसास होता है तो वो मुड़ी घुमा कर देखती है तो उसे राम अधिक अपने करीब आते दिख जाती है, पर मजाल उसके पैरों की जो थोड़ा भी स्पीड कम हो जाए। थोड़े ही समय में वो उसके साथ दैद रहे थे। अधिक उसके पास आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जिस पर सिया बस हल्का सा मॉर्निंग बोलकर काम चल देती है और अपनी इजाजत कंटिन्यू रखती है।
तीनों भाई बहन एक साथ जॉगिंग कर रहे थे पर पूरे समय राम का ध्यान सिया पर था। उसने नोटिस किया कि शुरू से लेकर अब तक सिया की स्पीड ना ही कम ही है ना ही बढ़ी है, वह लगातार एक ही स्पीड में भाग रही है। अब तक तीनों में मेंशन किया 2 राउंड पूरे कर लिए थे, अधिक लगभग हाफ रहा था। कुरान की भी हल्की सांसें तेज हो गई थी पर सिया बस पसीने से तरबतर थी। उसने एक और चक्कर लगाया, उसके बाद वह भी रुक गई थी। एक नेकर आकर राम और अधिक को पसीना पूछने के लिए एक एक टोवेल देते हैं और एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी सिया भी वहां आ जाती है। अपनी बैग लगाकर उसका पूरा शरा पसीने से भीग गया था और टपक भी रहा था। ये देख राम की नजर उस नेकर पर गई जो वहां उनके लिए आया था, पर वो अब ये से वहां खड़ा था मानो उसे सिया दिख नहीं रही हो। वही सिया भी आज अपना टोवेल नहीं लाई थी। उसे तो हमेशा से लीला जी या मानव ही ये देते थे या फिर बाकी हेल्पर्स। सिया को आज उन सब की बहुत याद आ रही थी। हर एक पल वह हमेशा उनके बारे में सोच रही थी, कैसे सब मिलकर उसकी हर एक जरूर का ख्याल रखते थे, मांगने से पहले हाजिर करते थे। फिर क्या था, सिया ने हाथ से माथे पर आया पसीना पूछा। तभी राम ने उससे सर्वेंट को पूछा, मैडम का टॉवल कहाँ है? जिस पर नौकर गड़बड़ा जाता है और कहता है, सर बस तू ही लाया था आपके लिए और छोटे सर के लिए, मुझे नहीं पता था ये भी यहाँ है। ये सुनकर अधिक कहता है, यह नहीं मिस, बुलाओ ने और जाओ जाकर उनके लिए टॉवल। फिर अधिक अपना टॉवल सिया की ओर बढ़ा देता है, जिस पर रसिया बड़े ही पॉलिटली उसे मना कर देती है। अधिक उसे अभी भी टॉवल लेने के लिए बोल ही रहा था कि सभी पीछे से किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज है। सब मुड़कर देखा तो वहां से बॉडीगार्ड राघव आ रहा था। उसके एक हाथ में टॉवल और दूसरे हाथ में एक बोतल थी। राघव को ऐसे हड़बड़ी में भगत देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। राघव सिया के पास आता है और हाथ में पड़ा टॉयलेट किया की और बड़ा देख सिया भी उसे ले लेती है। सिया अभी राघव को देख रही थी, तभी उनकी नजरें मिली और सिया ने आंखों में पूछा, अब आप बता रहे हैं खुद से या मैं पूछूं? जिस पर राघव थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोलता है, लीला मौसी को फोन आया था, उन्होंने बोला आपके लिए ये टॉवल और हाथ में पकड़ी बोतल आगे करते हुए देने को बोला था, साथ ही ये भी बोला था आप जरूर ये भूल जाएगी जी। इस पर सिया खिलखिला कर हंसते हुए बोली, हाय मेरी गुलाबो, दूर होकर भी मुझे और मेरी जरूरतों को समझ लेती है। फिर राघव की ओर देखकर पूछती है, वो सब छोड़िए, ये बताइए आपकी मोरिंगा रूटीन का क्या? जिस पर राघव बोलता है, वो यहाँ कहाँ मिस, लगता है थोड़े समय के लिए नहीं हो पाएगा जी। इस पर सिया बोली, और भला ये क्यों? तो राघव बोला, यहाँ किसके साथ करूँगा जी। इस पर सिया बोली, मेरे साथ। और किसके साथ? तो राघव मना कर देता है। फिर क्या था, सिया के अंदर मानो मानव की आत्मा आ गई थी। उसने मानव के अंदाज में सीधा हुक्म दे दिया, फिर कौन है मना करता? फिर राघव किस खेत की मूली था। फिर सिया और राघव अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस के लिए वहां से चले गए। इस दौरान वह भूल गए थे कि उनके अलावा भी वहां और भी लोग हैं जिन्हें वह पूरा इग्नोर कर रहे हैं। राम और अधिक ये साफ देख सकते थे कि सिया मानव बजाज और उनके लोगों के साथ घुल मिल गई है और वह लोग भी उसका बहुत ध्यान रखते हैं, पर यह बात उन्हें उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी वह क्या ही कर सकते हैं, इसीलिए वह वहां से चले जाते हैं। लगभग 2 घंटे फाइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद सिया भी वापस आ जाती है क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। 9:30 डाइनिंग टेबल पर सभी यानी मिस्टर और मिसेस राव, राम, अधिक, नक्श, रागिनी बैठे थे। सभी नेकर उन्हें ब्रेकफास्ट सर्वे कर रहे थे। दादाजी को उनके कमरे में ही नाश्ता कर दिया गया था, जो शिया ने खुद अपने हाथों से खिलाया था। रह रहकर अधिक की नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। वह सिया का इंतजार कर रहा था। ब्रेकफास्ट सिर्फ होने के बाद सभी ने खाना शुरू कर दिया, बस अधिक ही रुका हुआ था, उसका ध्यान कहीं और। देख नक्श कहता है, क्या हुआ भाई, आपका ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? जिस पर अधिक ज्यादा है, मैं सिया के लिए रुका हूँ, उसने भी तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, बाद में अकेली कब करेगी? मैं नौकर को भेज दिया था, आती ही होगी। जिस पर नक्श बोलता है, भाई आपको उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जब भूख लग जाएगी तो अपने आप आ जाएगी, वरना रहेगी वैसे ही। तभी सभी के कानों में किसी के कदमों की आवाज पड़ी जो सीरियल से होते हुए आ रहे थे। फिर एक प्यारी सी आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ये क्या, ये गलत बात है, आप मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट कैसे कर सकते हो? कम से कम थोड़ी देर तो रोक ही सकते थे ना। मैं थोड़ी लेट क्या हो गई, आपने मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया, देख लेना मैं नाराज हो जाऊंगी। सपना आवाज की और देखा तो सामने से सिया आ रही थी। सिया ने आज ब्लैक कलर की जीन्स और एक पर्पल कलर का क्रॉप शर्ट पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था, चेहरे पर मेकअप के नाम पर बस लिप बाम लगाया हुआ था और एक छोटी सी बिंदी। हाथ में हमेशा की तरह अपनी स्मार्ट वॉच, कंधे पर कॉलेज की बैग, पैरों में अपने फेवरेट स्नीकर्स, गले में एक प्यारी सी चेन और लॉकेट, कुल मिलाकर परफेक्ट।
सिया की बातें सुनकर पहले तो सभी शॉक में चले गए। किसी या ऐसे प्यार से बात कैसे कर रही है। उन सबको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिया उन सब से बात कर रही है, वह भी इतने प्यार से। सिया चलते हुए हाल में अपना बैग एक सोफे पर रखती है और सीधा डाइनिंग टेबल की ओर आ जाती है। उसके बाद वह डाइनिंग टेबल की दूसरी ओर एक चेयर पर बैठ जाती है और अपनी नजरें उठाकर सबको देखती है जो कब से उसे टुकुर टुकुर घर रहे थे। सिया कुछ बोलती नहीं है, बस बार बार पलके झुकते हुए सभी को देख रही थी। ये देखकर राम सिया की बातों का जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम्हें सबके साथ ब्रेकफास्ट करना है तो कम से कम समय पर आया करो। हर किसी को अपने अपने काम पर जाना होता है, ये बात तुम्हें समझ में आने चाहिए। अगली बार से समय पर आ जाना, ठीक है। उसने यह बात ना ही ज्यादा रूडली ना ही ज्यादा प्यार से कही थी, बस नॉर्मल टन में कही थी। सिया अभी भी एक तक उसे देख रही थी, फिर अचानक उसने अपने हाथ उठा और अपने कान में लगे एक तरफ के ईयरब निकाल लिया और फिर अपनी पलकें जब करते हुए कहती है, मिस्टर राम अभी अभी आप मुझे कुछ कह रहे थे। सॉरी, वह मैं कॉल पर बात कर रही हूँ, मैंने सुना नहीं। बेचारी ने बस इतना बोला ही था कि नश जो सैंडविच का बाइट अभी जस्ट उसने लिया ही था वह उसके गले में फंस गया। वही अधिक जो अपनी कॉफी पी रहा था उसको भी अचानक से ठसका लग गया, मतलब खांसी आना शुरू हो गई। रागिनी के चेहरे पर 12 बज गए और मैसेज राव और मिस्टर राव के चेहरे देखने लायक बन गए। सिया एक नज़र अपने सामने बैठे इस पूरे के पूरे सकस में काम करने वाले जोकर जैसे परिवार वालों का चेहरा देखती है, फिर दूर खड़े एक सर्वेंट से कहती है, क्या प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे, मुझे लेट हो रहा है। उसकी बात पर सर्वेंट जो आंख में खोले एक कोने में खड़ा था वह जल्दी से आगे बढ़ता है और सिया को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है, पर सिया बस एक सैंडविच और दूध वाली स्ट्रॉन्ग कॉफी ले लेती है, वह भी बिना शक्कर की। फिर वह फिर से ब्लूटूथ अपने कान में लगती है और कहती है, नहीं अभी जस्ट ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया, आपने खाया। देखिए खड़ूस, अगर आपने मेरे साथ चीटिंग की ना तो आपको पता है क्या होगा, इसीलिए वरना रुको अभी वीडियो कॉल कर रही हूँ। जिस पर सामने से कुछ बोला गया जिसे सुनकर सिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहते हैं, ठीक है गुड सियानी। फिर कुछ नहीं कहा और शांति से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। तभी बाहर से कर की रुकने की आवाज आ गई। आवाज सुनकर सिया लाश शिप लेती है और अपनी सीट से उठकर वहां रखा एक एप्पल लाल सेब लेती है और हाल की तरफ चली जाती है। वह अपना बैग अपने हाथ में लेती ही है कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड राघव पर जाती है। उसे देखकर सिया हाथ में पड़ा एप्पल उसकी ओर उछलते हुए कहती है, दादा कैच। बेचारा राघव तो इसके लिए तैयार ही नहीं था, पर उसे ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि उसके समझने से पहले उसकी बॉडी हर एक ऑर्डर फॉलो कर लेते थी। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ, बिना सोचे समझे उसने बस एक ही हाथ से उसे एप्पल को कैच कर लिया। सिया बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि पीछे से अधिक ने उसे रोक, सिया रुको एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो और यह बैग क्या तुम कॉलेज जा रही हो? जिस पर सिया बस हाँ में सर हिला देती है। अधिक कहता है, मैं और भाई ऑफिस जाते हुए रागिनी को ड्रॉप कर रहे हैं, तुम भी चलो, दोनों को एक साथ ड्रॉप कर देंगे। उसकी इस बात पर सिया बस फॉर्मली हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर अधिक, पर उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी अपनी कार है, मैं उसे जाऊंगी, थैंक यू। फिर ऊपर सीढ़ियों पर खड़े दादाजी के पर्सनल असिस्टेंट को देखकर एक बार अपना सर हिलाती है जैसे इशारे में कुछ बोल रही हो और वहां से चली जाती है। वही श्रीमती राव अपने हाथ में पड़ा लोग जोर से टेबल पर भटकती है और कहती है, इस लड़की की इतनी हिम्मत, हमारे साथ बदतमीजी करे, बहुत पर निकल आए हैं इसके, वह भी सिर्फ उसे मिस्टर बजाज की वजह से। जिस पर अधिक उनकी तरफ देखा है और कहता है, यह आप क्या बोल रही हैं माँ, उसने क्या किया है आप मुझे बताएंगे? उसने कब आपकी इंसल्ट की या बदतमीजी की? मैं भी यहाँ था, मुझे कैसे नहीं दिखा? जिस पर रागिनी बोलती है, भाई यह आप क्या बोल रहे हैं और आप मन से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, आपने देखा नहीं सिया ने कैसे जानबूझकर ये सब किया? जिस पर अधिक अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता उसने जानबूझकर किया या नहीं, तुम्हें बताया उसने? फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए, माँ गलती हमारी थी, हमें लगा वह हमसे बात कर रही है इसीलिए हम सब ने ऐसा रिएक्ट किया, और जहाँ तक रही बदतमीजी की तो यहाँ आकर उसने हम में से किसी को भी एक भी बात नहीं की थी, इसीलिए आप क्यों बार बार किसी भी बात का कुछ और मतलब निकाल कर गुस्सा हो रही है उसे, पर यह गलत है। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है तो मिसेज राव गुस्से में रहती है, देखो इसे आए एक दिन नहीं हुआ और ऐसा क्या जादू कर दिया इसने मेरे अधिक पर जो आज उसके लिए मुझे ऐसे उल्टे सवाल जवाब कर रहा था, ये सब उसे लड़की की वजह से हुआ है सब। इतना बोलकर वह एक बार अपने पति को घर कर देखती है और वहां से चली जाती है।
श्री राव ये तमाशा देख रहे थे। वह अपने 2 उंगलियों से माथे को सहलाते हुए कहते हैं, इन सब चक्र में पिताजी ठीक हो ना हो, अगर ये तमाशा हर रोज चलता रहा तो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ तमाशा लगे रहते हैं यहाँ। इतना बोलकर वह भी गुस्से से वहां से चले जाते हैं। वही रागिनी जो अधिक से ऐसे उल्टे सवाल करने पर अपना सर नीचे किए हुए बैठे थे, उसका गुस्सा और नफरत सिया के लिए पाल पाल बढ़ रहा था। फिर अचानक कुछ सोचकर उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गए। फिर उसने उसे शैतानी चमक को जल्दी से छुपाकर किसी मासूम प्यारी नाजुक लड़की की तरह अपने चेहरे पर बहुत सारी मासूमियत लाए और राम की तरफ देखते हुए बोली, भाई मेरा ब्रेकफास्ट करने का अब मन नहीं है, क्या आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? शायद अधिक भाई गुस्से में जा चुके हैं और अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को लेकर चली जाऊंगी। इतना बोलकर वह अपनी सीट से उठकर थोड़ा डर गई ही थी कि राम ने उसे पीछे से आवाज दी, जा जाकर अपना बैग ले आओ, मैं बाहर कर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वह खड़ा होता है, अपने सूट को ठीक करता है और घर के बाहर चला जाता है। बाहर आकर देखा है तो सिया अभी तक वहां से गई नहीं थी और वही एक ब्लैक कलर की बहुत ही सिंपल बट ध्यान से देखने पर उसकी असली कीमत पता चलने वाली कर वहां थी। ड्राइवर अपने हाथ में टिफिन लिए खड़ा था और राघव और सिया उससे कुछ बात कर रहे थे। फिर तेरा एक दूसरे से बात करते हुए मुस्कुराते हैं। राघव जल्दी से आगे बढ़कर बैक सीट का दरवाजा खुलता है तो सिया मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल अंदर बैठ जाती है। उसके बाद फटाफट राघव और ड्राइवर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और वहां से उनकी सवारी निकल लेती है। तभी पीछे से रागिनी अब तक आ गई थी। उसने एक बहुत ही लग्जरियस ब्रांड की घुटनों तक की बहुत प्यारी सी फ्रॉक पहनी हुई थी जो पिंक कलर की थी। साथ ही पैरों में हाई हील्स, हाथ में डायमंड वाला ब्रेसलेट, गले में हल्की सी बट प्लेटिनम की चेन, बालों को क्यूट क्यूट क्लिप लगाकर अच्छे से बांधा गया था। ऐसा लग रहा था कोई बाबी डॉल हो। वह राम की तरफ देखती है जो एक टारगेट को देख रहा था। फिर उसके पास आकर रहती है, भाई चले हमें लेट हो रहा है। जिस पर राम बस हमें सर हिलता है और वहां से उसे लेकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। यूनिवर्सिटी में सिया राघव और ड्राइवर को मानव के पास जाने का बोलकर यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है और सीधा वह अपने क्लासरूम में ही आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद जब वह अपने सीट पर बैठी हुई थी और अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी तभी उसके बगल में प्रिंस आकर बैठ जाता है। सिया को देखकर वह थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि पिछले संडे के बाद सिया ने 2 दिन की छुट्टी ली थी और आज वह कॉलेज आई थी। ये देखकर प्रिंस उसे कहता है तो तुम आ गई, मुझे लगा आज भी तुम नहीं आओगे, बाय द वे कहाँ थी 2 दिनों से? जिस पर सिया उसकी ओर देखते हैं और कहती है, देखो ना तुम मेरे भाई हो, ना ही बॉयफ्रेंड हो, ना ही फ्रेंड हो, कुछ नहीं हो, ब्लेस मेरे बगल में बैठने वाले एक स्टूडेंट हो, इसीलिए अपनी यह नाक मेरे मामले में गुस्सा ना बंद करो, समझे? ये पहली और आखिरी बार तुम्हें बहुत अच्छे से समझ रही हूँ और मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं। दूसरी बात, मैं कॉलेज आऊं ना आऊं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सो प्लीज मुझसे दूर रहकर, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी आधी यूनिवर्सिटी मेरी दुश्मन बनी पड़ी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल जाऊं? जिस पर प्रिंस तो पहले उसके ऐसे जवाब से हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि जब से सिया से उसकी मुलाकात हुई थी शायद ही वह कभी इतना बोलती होगी। वह बस हाँ या ना में जवाब देती थी या 1-2 शब्दों में ही पूरा मामला सुलझा देती थी। फिर अचानक प्रिंस के दिमाग में एक बातचीत हुई और फिर उसने कहा, मेरी वजह से तुम्हारे दुश्मन, इससे मेरा क्या लेना देना और दुश्मन कौन? जिस पर सिया अपना मोबाइल डेस्क पर रखती है, एक हाथ से अपने चेहरे को सपोर्ट करती है और एक आईब्रो उठाकर उसे देखते हैं। नकली मुस्कुराहट चिपक कर कहती है, मिस्टर प्रिंस आपको नहीं पता नहीं पर कौन से एंगल से आप इस यूनिवर्सिटी की लड़कियों को सबसे ज्यादा हैंडसम, चार्मिंग, एकदम मिस्टर परफेक्ट लगते हैं और लाइक ए ड्रीम बॉय। अरुण सबको लगता है कि उनके इशू कोल्ड ड्रिंक बाई को मैं चुरा रही हूँ या अपने जाल में फंसा रही हूँ, इसलिए अब आप समझे, इसलिए कृपा कर दूरियां बनाए रखें, 2 गज नहीं पूरे 20 गज। इतना बोलकर वह अपना मुंह फेर लेती है और अपना मोबाइल फिर से उसे करने लगती है। प्रिंस तो पहले यह बात अटपटी लगी पर जब उसने इसके बारे में अच्छे से सोच तो उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि क्यों सिया ऐसे बोल रही है और कहीं ना कहीं ये सच भी होगा। चैप्टर 77 चैलेंज। उसके जाने के बाद जब मैसेज रैप बेवजह ही उसके नाम पर बिल फट रही थी तो अधिक ने मशीन का स्विच ऑफ कर दिया और वहां से चला गया और फिर राम बेचारा अपनी लाडली बहन को कॉलेज तक छोड़ने आ गया।
कॉलेज के अंदर सिया प्रिंस को बहुत ही मान सम्मान के साथ उसकी घोर इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम जो पता नहीं क्यों सबको हैंडसम लगते हो, लड़के की वजह से मैंने ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और तुम मेरे साथ बात कर कर यह मुंह पर 440 वोल्ट की स्माइल लाकर बात मत किया करो, उनमें मेरा घाटा होता है, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, इसीलिए हमसे दूरी बनाए रखे, वह भी पूरी 20 गज की। प्रिंस भी उसकी बात समझ रहा था कि क्यों आखिर सिया ऐसे बोल रही है। उसे इस बारे में कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर यह बात सही थी कि कॉलेज की ज्यादातर लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी, पर उसे यह नहीं पता था कि वह लड़कियां दूसरों को धमकाती भी है उसके नाम से। वह अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन देता, तब तक टीचर आ गए थे। इस बार मैनेजमेंट के टीचर आए थे। उन्होंने अच्छे से पूरा लेक्चर सीखने के बाद और मैं जब कुछ समय बचा था तभी सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सब जानते हैं हमारा इस सेमेस्टर का या यूं कहे फर्स्ट ईयर का लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसीलिए मैंने और बाकी सभी टीचर्स ने मिलकर यह फैसला लिया है कि आप सबके टेस्ट होंगे जो एक वीक बाद शुरू होंगे। मैं यह आप सबको एडवांस में बता रहा हूं ताकि जो अभी भी आराम से बैठा है, पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा, वह लेना शुरू कर दे। उनकी अचानक इस अनाउंसमेंट से पूरे क्लास में तहलका मचा दिया। सभी आपस में बात करने लगे और सभी इस एग्जाम के लिए मना करने लगे। उन सब की बातें सुनकर टीचर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो बच्चों, इन सब का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सबके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि जब एग्जाम शुरू होंगे तब हम आएंगे नहीं तो फिर हमें बाद में इसके लिए कुछ पढ़ाई नहीं करने पड़ेगी, तो गलत। जो भी स्टूडेंट यह एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करेंगे हम उसे प्रोजेक्ट असाइनमेंट और विवा एग्जाम के मार्क्स नहीं देंगे। अब तो क्या था, बेचारे मरते क्या ना करते। फिर पूरा दिन सभी स्टूडेंट ने हर एक टीचर का दिमाग खा लिया। पहले तो डिमांड की एग्जाम ना ले, जब टीचर नहीं माने तो फिर क्या था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर किया, साथ ही थोक के भाव में दिमाग खाया, वो अलग, और इसी में पूरा दिन निकल गया। लास्ट लेक्चर हो गया था, सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बैकपैक पैक कर क्लासरूम से निकलने वाले थे। सिया जैसे ही अपनी सीट से उठकर आगे बढ़ती है तभी एक लड़की उसके सामने आती है और उसका रास्ता रोक लेती है। अचानक उसके बीच में आ जाने से सिया के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वह सामने खड़ी इस लड़की को देखते हैं। ये चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। यह इस क्लास की टॉपर ईशा तिवारी थी जो बहुत होशियार स्टूडेंट में गिनी जाती थी। ईशा सिया को देखते हैं और कहती है, न्यू एडमिशन, क्या नाम था तुम्हारा? हाँ सिया, राइट। तो मिस न्यू एडमिशन, मुझे ये बताओ कि इस बार का क्या प्लान है? मैंने सुना है बहुत अमीर हो, तो इस बार जैसे तुमने बीच में ही एडमिशन लिया ठीक उसी तरह एग्जाम में भी कुछ करोगी? अगर ऐसा करोगे ना तो प्लीज मेरे बाकी फ्रेंड्स की मदद कर देना। वह क्या है ना, हमारे घर वाले तो ना ऐसे गलत चीजों में ना हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, पर तुम्हारी बात अलग है, तुम तो कुछ भी कर सकती हो ना, आखिरकार बहुत पैसे वाली लगती हो। जिस पर सिया उसे ऊपर से नीचे तक देखी है, पर रहती है वह तो मैं हूं, पर तुम तो भिखारी से भी गई गुजरी हो। कम से कम भिखारी भीख मांगते हैं ना, तो उनमें पॉलिटनेस होती है, पर तुम भीख भी ऐसे मांग रही हो जैसे ऑर्डर दे रही हो, ये तुम्हें सूट नहीं करता। उसकी बात पर सारे क्लास वाले जो पहले सिया के मजे लेने के लिए वहां खड़े थे, सिया की ऐसी डायरेक्ट लाइन सुनकर दंग रह गए। तभी बीच में किसी की हंसी छूट गई और उसके साथ साथ बाकी सभी स्टूडेंट हंसने लग। ईशा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि उसे पर कोई हंस रहा था। उसे यह अपनी इंसल्ट लग रही थी, उसे शर्मिंदगी फील हो रही थी और कुछ ही समय में ये शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई और वह चिल्लाते हुए कि चुप, शट अप, कोई कुछ नहीं बोलेगा ना ही हंसेगा। और तुम मिस न्यू कमर बहुत बोल रही हो, तुम बोलोगी भी क्यों? नहीं लगता है कोई अच्छी खासी तगड़ी पावरफुल पार्टी है तुम्हारे पीछे, इसीलिए यह एटीट्यूड दिखा रही हो ना? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। टैलेंट, पढ़ाई, रैंकिंग, मेहनत, इन सब में से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हारा तो कम बस कुछ पैसे दो और कर लो, राइट? सिया अब पक चुकी थी, इसीलिए वह सीधा बोलती है, देखो वटेवर जो तुम्हारा नाम है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो सीधा सीधा बोलो, मेरे पास इतना भी फालतू समय नहीं है कि मैं तुम पर वेस्ट करूं और तुम्हारी यह फालतू की बातें सुनूं। अगर कुछ बोलना है तो बोल, नहीं तो साइड सर को पागल कुच्ची। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर उसे लड़की को बहुत गुस्सा आता है, फिर वह भी एटीट्यूड के साथ रहते हैं। तो मिसिया क्यों ना हम एक बेट लगे, जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारी एक वीक बाद एक एग्जाम है, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, अगर तुमने उसे एग्जाम में मेरी जगह यानी इस क्लास की फर्स्ट पोजीशन आ गई ना, तो मैं पूरे क्लास के सामने तुम्हारे पैरों पर अपनी नाक रगड़कर तुमसे माफी मांगूंगी। और मैं जो तुमसे ये सब बोल रही हूं ना, उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगूंगी और तुम्हें मास्टर कहकर बुलाऊंगी।
पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें पूरे क्लास के सामने मेरे पैर पड़कर माफी मांगनी होगी और मुझे मास्टर कहकर या मालकिन कहकर बुलाओगी। तुम्हें पूरा 1 साल तक मेरा नौकर बनकर रहना होगा। मैं जब बोलेगी, जहाँ बोलेगी, जो बोलेगी तब करना पड़ेगा। तो बोलो मंजूर है। ईशा का ऐसा चलेगे सुनकर वहां खड़े हर कोई दंग रह गए, क्योंकि सबको पता था ईशा हमेशा टॉप करती थी। उसने अपनी सारी पढ़ाई इसी यूनिवर्सिटी में कंप्लीट की थी, इसीलिए उसे हर कोई जानता था और सबको पता था कि उसे हमेशा से फर्स्ट प्लेस पोजीशन ही मिली है। अब सबको सिया के साथ होने वाली चीजों के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया तो मिल गया था कि शायद सिया को 1 साल तक सच में ईशा का नौकर बनकर रहना होगा और उसे पूरे समय में ईशा इस सिया को नहीं छोड़ने वाली। सिया उसे देखते हैं फिर बस ओके दान पर 1 वीक तक ना मेरा दिमाग मत खाना। अगर तुमने एक बार भी मुझे ठोकना कसम से तुम्हारा यह मुंह बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। अब साइड हो जाओ, मुझे जाना है, तुम्हारे पास बहुत फालतू समय मेरे पास नहीं है। इतना बोलकर सिया एक हाथ से उसे पीछे धकेल देती है और वहां से मस्त एटीट्यूड के साथ अपने बैग को पकड़ते हुए निकाल लेती है। उसके बाहर जाते हैं, बाकी सभी भी जाते हैं। वही ईशा पहले तो गुस्से में ड्रैकुला बनी हुई थी, पर सबके बाहर जाते हैं उसने भी अपना फोन और बैग उठाया, फोन ओपन किया और किसी को मैसेज भेज दिया, आपका काम हो गया है। उधर से भी रिप्लाई तुरंत आ गया, वेरी गुड, इसका इनाम तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। ये मैसेज पढ़कर तो ईशा के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई, फिर वह भी वहां से निकल गई। जब कॉलेज छूटने के बाद सीधा गेट की तरफ नहीं गई, पहले वह हॉस्टल की तरफ गई, क्योंकि जब से वह यहाँ आई थी तब से उसकी मुलाकात रूपसा से नहीं हुई थी, ना ही कोई कांटेक्ट हुआ था। इसलिए जब वह कॉलेज के हॉस्टल में आती है और वहां पर जो वार्डन थी उसे रूपसा के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि रूपसा किसी इमरजेंसी की वजह से अपने गांव कोलकाता चली गई है। उसने 5 दिन की छुट्टियां ली हुई है उसे, पर सिया बस ओके बोलकर वहां से चली जाती है। जब वह कॉलेज के बाहर गेट के पास आती है तो वहां उसे वही अपनी ब्लैक कलर की प्यार और राघव दोनों मिल जाता है। वह उनके पास आकर मुस्कुराती है तो राघव दरवाजा खोल देता है, तो सिया भीतर के अंदर बैठ जाती है और गाड़ी वहां से तुरंत रवाना हो जाती है। जब सिया कार में बैठी थी तब उसने देखा नहीं था, पर जब वह अंदर बैठी और दरवाजा बंद हुआ तब उसने अपने बगल में जो देखा उसे देखकर वह इतनी शॉक हो गई कि लगभग दरवाजे से चिपक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक्टर सामने तो कभी अपने बगल में देखने लगी। उसके बगल में मानव बैठा हुआ था, अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। बेचारे ने तो आवाज तक नहीं की थी। सिया के उछलने से ड्राइवर राघव और मानव तीनों का ध्यान उसकी ओर चला गया। फिर ड्राइवर और राघव ने बड़े ही चिंता के साथ पूछा, क्या हुआ मिस, आपको कहीं कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर सिया पहले खुद को लंबी लंबी सांस लेकर नॉर्मल करती है और कहते हैं, नहीं दादा अंकल मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर वहां बैठा मानो तो अपनी आंख से अंगारे बरसा रहा था। उसने अपनी खतरनाक नजरों से मानव को देखा और रियर व्यू मिरर से ड्राइवर को देखा। ड्राइवर की तो सिटी पिट्टी गुल हो गई। उसने बिना सोचे समझे एक बटन प्रेस कर दिया, जिस वजह से पैसेंजर सीट, ड्राइवर सीट और बैक सीट के बीच में एक पार्टीशन ओपन हो गया। मानव तुरंत सिया की कमर पर हाथ डाल उसे अपनी ओर खींचता है और सिया सीधा उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। वह भी मानव को बड़ी बड़ी आंखों से देखती है, फिर उसे गले लगाते हुए कहती है, खडूस खडूस खडूस, मैंने आपको बहुत मिस किया, पता है आपको। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी और सुबह एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं हो रहा था। आपकी ना बहुत गंदी आदत लग गई है मुझे, आदत से ज्यादा लत लग गई है मुझे। जिस पर मानव एक हाथ से सिया का चेहरा अपने सामने करता है और देखते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तुम्हें मेरी लत लग गई है, अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगे। जिसकी बात पर पता नहीं क्यों पर मानव की उन आंखों में देखते हुए सिया अनजाने में ही बोल देती है, दूर जाना है, कौन जाता है मैं? तो बोलते बोलते वह रुक जाती है। मानव अंगूठे से उसके गालों को रब करते हुए पूछता है, मैं तो क्या डार्लिंग, अपनी बात पूरी करो। जिस पर सिया हड़बड़ा जाती है और कहते हैं, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही। फिर बात को बदलते हुए बोलते हैं, आप यहाँ अचानक कैसे, वह भी बिना सिक्योरिटी के और बिना आपकी गाड़ी के? जिस पर मानव उसकी ओर देखकर कहता है, अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा इस बारे में, सब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ तो सिया रहती है, ऐसी कुछ बात नहीं, मैं तो बस सरप्राइज हो गई थी। फिर वह सब सिचुएशन और हो रही चीजों को अवॉइड करने के लिए सिया पूरा का पूरा टॉपिक बदल लेती है और उसे अपने एग्जाम के बारे में और राव मेंशन में बीती एक रात के बारे में बताने लगते हैं। मानव बस उसकी बड़बड़ सुन रहा था। बातों के दौरान मानव का ध्यान बार बार सिया के उन हॉट शेप चेरी जैसे होठों पर जाकर रख रही थी। वह कब से अपना ध्यान यहाँ वहां भटकाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी नजरें फिर उसी पर आकर रुक रही थी।
सिया जो अपने ही बातों में मगन थी, जब उसने अपने ऊपर किसी की तपिश महसूस की तो उसकी नजरें मानव की नजरों से मिली। तब वह थोड़ा शॉक हो गई, पर जब उसने मानव की नजरों का पीछा किया तब अचानक उसका पूरा चेहरा गर्म होने लगा और हल्का हल्का लाल भी होने लगा। वह अपने नजरें यहाँ वहाँ घूमने लगी और फिर खींचते हुए कहती है, मैं बहुत भारी हूँ इसलिए नीचे सीट पर बैठ जाती हूँ। इतना बोलकर वह जैसे ही गोद से उठने को भी मानव ने उसकी कमर को अच्छे से था उसे अपने गोद में बिठा लिया और फिर उसकी ओर देखकर थोड़े डोमिनेटिंग तरीके से कहा, तुम्हें किसने परमिशन दी जगह बदलने की, चुपचाप बैठे रहो। फिर मानव उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, देखो डार्लिंग, तुम दुनिया की वह पहली लड़की हो जिसके सामने मानव बजाज इस तरह पेश आता है। तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो और जो मेरा होता है ना उसकी और कोई नजर उठाकर भी देखे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम्हें कॉलेज में जो करना है करो, सही हो या गलत, आई रियली डोंट केयर, मैं संभाल लूंगा। पर अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिस वजह से मुझे गुस्सा आया या लिमिट क्रॉस की तो मैं सच कह रहा हूँ, तुम उस मानव बजाज को देखोगी जिसे पूरी दुनिया डरती है। फिर थोड़ी देर रुककर, इसीलिए यह मत सोचना कि तुम मुझसे दूर हो, इसका मतलब मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, इसीलिए यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए जा रही हूँ, बस उतना ही करना। किसी भी लड़के के साथ या स्टूडेंट के साथ दोस्ती करने की या उनके क्लोज जाने की जरूरत नहीं है, खासकर लड़कों की। अगर मुझे पता चला ना कुछ ऐसा है तो दूसरे दिन उसे नाम का कोई लड़का कभी पैदा भी हुआ था, इस बारे में लोग सवाल करेंगे, तुम समझ रही हो ना। सिया की उसकी बातें, उसका वह डेंजरस वाइफ और बातों में छपी धमकी सीधा सीधा समझ आ रही थी। बेचारी डर गई थी, उसकी आंखों में एक डर आ गया था और वह बार बार अपनी पलकें झटका रही थी। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली थी, फिर भी डरते हुए उसने बस हाँ में अपना सर हिलाया। सिया को इस बात का कभी समझ ही नहीं आता था कि वह क्यों उससे इतना ज्यादा डरती है, क्योंकि पिछली लाइफ में इतना कुछ सफर करने के बाद और टॉर्चर होने के बाद सिया के अंदर दर्द नाम की चीज काफी हद तक नसी हो गई थी। पर जब मानव आया उसकी जिंदगी में तब से चीज बदलने लगी और धीरे धीरे उसके जिंदगी पर मानव का कंट्रोल आता चला गया। ऐसा नहीं था कि उसे इन सब से बुरा लग रहा, उसे अंदर से हमेशा से एक खुशी रहती थी, पर साथ ही सवाल थी कि आखिरकार मानव उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। ये सवाल जवाब मानव से मिल सकता है, तब से उसके दिल में है। उसने कई बार इस बारे में मानव से पूछा भी है, पर मानव हमेशा बातों को गोल गोल घूमता था और जवाब देता था, जिस वजह से सिया को जवाब मिलता तो था पर बेचारी को समझ ही नहीं आता था कि क्या है। सिया अपनी सोच में ही गम थी कि उसे अपने हाथों पर किसी के रफ बड़े हाथ महसूस हो। जब सिया ने नीचे देखा तो मानव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा है और उसके हाथों की कई हुई मुठ्ठियां खोलकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर देता है और वही दूसरे हाथ से सिया के गालों को सहलाते हुए एक तक उसे देख रहा था। सिया जब अपने सोच में सवालों में गम थी तो मानव की आंखें एक तक उसका चेहरा देख रही थी। उसका चेहरा देखने भर से ही मानव उसके सारे मन में चल रहे सवाल समझ सकता था, जान सकता था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मानव उसे खुद से सताता है और उसके सिर को अपने सीने पर रख शांति से बैठता है और अपने मन में कहता है, तुम कितना भी इस बारे में सोच लो, जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम्हें उसे बारे में कभी पता नहीं चलेगा। पर चलो देखते हैं मेरे साथ रहकर तुम कितना सीख गई हो। फिर सिया की उंगलियों पर हल्का सा प्रेशर देकर और मजबूती से उन्हें थमते हुए कहता है, पिछली बार तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था, पर इस बार तुम्हें खुद से बिल्कुल दूर नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारी मर्जी से या जबरदस्ती से, पर तुम्हें रहना तो मेरे पास ही होगा डार्लिंग। इस वक्त उसकी आंखों में बहुत अलग इमोशंस थे, जुनून, पागलपन और एक अलग ही पर खतरनाक इमोशन जो हर पल के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बिना पीछे घूमे या पार्टीशन को हटाए वह कहता है, मैडम सर, हम राव मेंशन के में गेट से थोड़े ही दूर है, आगे क्या करना है। उसकी बात सुनकर मानव अपना हाथ सिया के हाथ से अलग करता है तो सिया उसके चेहरे की ओर देखने लगती है, जिस पर मानव उसे हल्के से खुद से दूर कर कहता है, तुम अंदर जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर वह एक नज़र सिया को देखा है और कर का गेट अचानक खुल जाता। बाहर ध्रुव खड़ा था, साथ ही मानव की कार्य भी थी। मानव सिया को देखा है और कर से बाहर उतार कर दरवाजा बंद कर कर को आगे बढ़ाने के लिए बोल देता है। सिया विंडो से बस मानव को देख रही थी, वह तब तक देखती रही जब तक मानव उसकी आंखों से ओझल नहीं। उनके जाते ही मानव अपने जेब से एक सिगरेट निकलता है और उसे अपने होठों को बीच दबा दे, तभी ध्रुव अपने जेब से जल्दी से एक लाइटर निकलता है और उसकी सिगरेट को जलाता है और 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो जाता है। मानव सिगरेट के लंबे काश भर धुआं हवा में उड़ता है और अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कार्य चलते हुए अपने पीछे आ रहे ध्रुव को बिना देखे कहता है,
मैंने जिन 2 बॉडीगार्ड्स को सिया के लिए कहा था उन्हें यूनिवर्सिटी भेज दो और उन्हें कहे सिया की पल पल की खबर मुझे थे, साथ ही राघव को भी यह ऑर्डर मिल जाना चाहिए। इतना बोलकर वह गाड़ी के पास आता है तो एक बॉडीगार्ड जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलना है। मानव सिगरेट का एक लंबा कष्ट लेता है, उसके बाद सिगरेट को जमीन पर फेंक उसे अपने जूते के नीचे मसलते हुए कहता है, अगर गलती से भी गलती हुई ना तो तुम सब अपनी अपनी खबर खुद कर उसमें दफन हो जाना, वरना मैं तुम सबको जो मौत दूंगा ना उसके बारे में तुम्हारे साथ पुष्टि याद रखेंगे। इतना बोलकर वह कार में बैठ जाता है। उसके अंदर बैठने ही बाहर जो खड़े थे उन सब की हालत तो वैसे भी खराब थी। वह जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगह बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वही सिया कार से उतर कर सीधा मेंशन के अंदर जाती है जहां सोफे पर मैसेज राव और रागिनी बैठे हुए थे और रागिनी उन्हें आज यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ वह बता रही थी, तो वही वह बड़े ही प्यार से उसके बातें सुन रही थी और उसके लिए कुछ फ्रूट्स खुद काट रही थी। एकदम क्या बोलते हैं माँ बेटी वाला प्यार जो टीवी सीरियल्स में रहता है ना, जो उम्र उम्र कर दिखाता है, बिल्कुल वैसा सीन सिया के आंखों के सामने चल रहा था। अगर यहाँ पहले वाली सिया होती है ना तो उसे थोड़ा बुरा भी लगता और वह अपने मन में खुद के लिए ऐसा प्यार पाने की थोड़ी लालची होती, पर एशिया इन सब से पहले ही कई बार गुजर चुकी थी, इसलिए अब उसे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस एक नज़र उन्हें देखते हैं और इग्नोर करते हुए सीधा ऊपर की ओर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। कमरे में आकर सबसे पहले वह अपना बैग स्टडी टेबल पर रख सीधा बाथरूम में जाती है और अच्छा सा शावर लेती है। करीबन आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है और सिया बाहर आती है। इस वक्त सिया ने हमेशा की तरह शॉर्ट्स और ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई थी और एक हाथ से वह अपने बालों को टॉवल से पोंछ रही थी तो दूसरे हाथ से अपने उन लंबे बालों को संभालते हुए वह बाहर आ रही थी। बाहर आकर वह सीधा ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खुद के लिए हेयर ड्रायर ढूंढने लगते हैं, पर बेचारी की बात किस्मती कि वहां हेयर ड्रायर था ही नहीं, फिर क्या था, उसे उनके लिए बालों के साथ ही एडजस्ट करना पड़ने वाला था। पर हंसने की बात यह थी कि सिया को गीले बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगर उसके बाल गलती से ज्यादा समय के लिए गले रह जाए तो सिया इतनी चिड़चिड़ी और गुस्सैल बिल्ली बन जाती थी कि क्या ही कहो। वहां मानव के यहाँ मानव नहीं तो लीला एंट्री हमेशा उसकी इन सभी चीजों का ध्यान रखते थे, इसीलिए हमारी मैडम थोड़ा बिगड़ गई थी और उसी का नतीजा ये था कि अब उनको खुद से सवेरा नहीं जा रहा था और उसे बहुत आलस भी आ रहा था। इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बस टॉवल से 1-2 बार अपने उन लंबे बालों को अच्छे से पोंछा, फिर एक क्लचर लेकर उन्हें ऊपर टांग डाला। फिर कमरे का दरवाजा खोल वह सीधा दादाजी के कमरे में आ गए। दादाजी इस वक्त बेड पर सोए हुए थे, साथ ही एक मेल नर्स उनके पास खड़ा था जो उनकी सारी मशीनस इक्विपमेंट को चेक कर रहा था। सिया को वहां देखकर वह उन दोनों को अकेला छोड़ वहां से चला जाता है। सिया के आते ही दादाजी का ध्यान भी उसे और चला जाता है और उनकी शांत आंखों में एक अलग चमक दिखाई देने लगते हैं। सिया उनके पास आती है और पहले तो उन्हें ठीक से बैठी है, उनके पीठ के पीछे अच्छे से 2-4 बड़े बड़े तकिया लगा देती है जिससे दादाजी को अच्छे से सपोर्ट मिले। फिर वही रखे टेबल पर बैठ जाती है और दादरी से बातें करने लगती है। दादाजी अपनी लड़खड़ाती धीमी कमजोर पर चुकी आवाज में सिया से पूछने की कोशिश करते हैं कि सिया तुम दिन भर कहाँ थी, मिलने क्यों नहीं आई मुझे। पहले तो सिया को समझ नहीं आया कि दादाजी क्या कहना चाहते हैं, पर जब उसने उनके शब्दों पर ध्यान दिया तो उसे समझ आ गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए पर से कहा, अरे दादाजी मैंने आपको बताया तो था, अब भूल गए, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ इस साल, इसीलिए मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, वरना आपको क्या लगता है मैं आपको अकेला छोड़ूंगी। देखो कॉलेज से आते ही सबसे पहले आपके पास आ गई। उसकी बातें सुनकर दादाजी की फोटो पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वह इशारे से सिया को कॉलेज के बारे में बताने के लिए बोलते हैं। जिस समस्या आज दिन भर में हुई सभी नॉर्मल चीज ही दादाजी को बताती है, जैसे लेक्चरर्स कौन थे, क्या पढ़ाया, कॉलेज कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ने की टेक्निक्स कैसी है, और भी ऐसे ही बहुत सारी चीज थी जो वह दादरी को बता रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद सिया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसे नोटिफिकेशन को देखकर तो सिया का चेहरा भी चमक उठता है। फिर वह दादाजी की ओर देखते हैं जो उसे ही देख रहे थे। श्याम मुस्कुराते हुए और एक्साइटमेंट में कह दिया, दादाजी मुझे एक बात बताए, आपको क्रिकेट पसंद है? जिस पर दादाजी पलकों से ही हाँ में जवाब देते हैं। फिर सिया रहती है, फिर आपका फेवरेट कौन सा मैच होता है? 1 मिनट मुझे गैस करने दीजिए, क्या आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रीजन लेटर सी, रीजन लेटर IVS, रीजन लेटर P, रीजन लेटर K मैच पसंद है?
दादाजी बहुत बार पलके झुकाकर हमें जवाब देते हैं। उनकी क्रिकेट के लिए एक्साइटेड में देखकर सिया हंस देती है बिकॉज दादाजी वॉज एक्स आर्मी ऑफिसर। और फिर कहती है ठीक है, फिर दादाजी एक काम करते हैं, कल जब मैं यूनिवर्सिटी से आऊंगी ना तब हम दोनों मिलकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फर्स्ट एशिया मैच देखेंगे। इस साल का ठीक है, क्योंकि अभी अभी मुझे नोटिफिकेशन आई है। आप टेंशन मत लेना, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। सिया की बातें, सिया का साथ, सिया की मुस्कुराहट, सिया के इफेक्ट्स धीरे धीरे कम आ रहे थे। दादाजी की तबीयत में सच में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा था। उनकी बॉडी हो रही ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पांस कर रही थी, जिस वजह से दादाजी को जल्दी इन आदि मशीनों से तो छुटकारा मिलने वाला था। थोड़ी देर बात करने के बाद एक सर्वेंट ऊपर आता है और दादाजी के लिए सूप लेकर आता है। सूप को देखकर दादाजी का मुंह बन जाता, क्योंकि जब से बेचारे बीमार पड़े हैं तब से ही बह रहे हम लोग एक तो उन्हें दलिया नहीं तो सूप खिला रहे थे, वह भी एकदम फीके फीके। दादाजी की ऐसी रिएक्शन देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह सर्वेंट के हाथ से वह सूप लेती है और कह रही है, दादाजी मुझे भी ना आपको ये फीके फीके पानी जैसे चीज खाते हुए देखना पसंद नहीं है, पर हम भी क्या करें, आपके पेट के लिए अभी यही ठीक है। एक काम करिए, अब जल्दी जल्दी ना ठीक हो जाए, फिर मैं और आप मिलकर बहुत सारा टेस्टी खाना खाएंगे। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे खान मंगवाऊंगी ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। आपको पता है लीला आंटी और शेफ अंकल क्या खाना बनाते हैं। आप जब ठीक होंगे ना तब मैं आपको ना वह खाना जरूर खिलाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। इतना बोलकर वह खुद दादाजी को सौंप पिलाती है। दादाजी को सौंप पिलाकर उनकी दवाइयां देकर वह दादाजी को सोने आराम करने का बोल नीचे आ जाती है। उसे तो सच में दादाजी के साथ समय बिताते हुए बिल्कुल पता ही नहीं चला कब शाम से रात से 9 बजे बज गए। सिया सीधा नीचे डाइनिंग हॉल में आए और सुबह की तरह दूसरी हेड चेयर पर बैठ गई, जहां बाकी का पूरा राव परिवार बैठा हुआ था और उन सबको खाना परोसा जा रहा था। उसके बैठने के बाद एक सर्वेंट आगे आकर खुद जल्दी जल्दी उसे अच्छे से खाना सर्व करता है। खाने में ज्यादा कुछ सिया को यहाँ खाना पसंद नहीं था, इसीलिए सिया ने बस एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी ले ली, साथ ही एक गिलास जूस लिया और शांति से खाने लगी। वह खाना खा ही रही थी कि अचानक उसके कानों में रागिनी का की आवाज पड़ी, जो शायद सिया से ही बात कर रही थी या कुछ पूछ रही थी। सिया तुम इतना लेट घर क्यों आए? मेरा मतलब है हम तो से यूनिवर्सिटी में और हमारा टाइम भी से है, फिर तुम्हें घर आने में इतना लेट क्यों हो गया? क्या तुम अपने किसी खास दोस्त के लिए रुकी हुई थी? सिया अपनी नजरें उठाकर बिना कुछ बोले उसकी ओर देखने लगती है। उसकी नजरें अपनी और प्रकार रागिनी आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते, वह तो मैं बस परेशान थी, तुम लेट आ गए ना इसलिए पूछ रही थी। जिस पर सिया एक हाथ से अपने चीन को सहारा देते हुए उसे देखते हैं और कहती है, और कितनी प्यारी हो तुम, तुम्हें कितना ख्याल है मेरा है, तुम्हारी यह परवाह, तुम्हारा ही अपनापन देखकर मेरा मन कर रहा है तुम्हारे खाने में तुम्हारा मुंह हमेशा बंद हो जाए, ऐसी दवा मिला दूं तो कैसा रहे? क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा कुछ करूं? चैप्टर 79 मिडनाइट स्नैक और पास्ट मेमोरीज। इसीलिए सिया फटाफट दादाजी को उनका रात का खाना और दवाई खिलाने के बाद नीचे डाइनिंग टेबल पर जाकर चुपचाप बिना किसी से मिले अपने सीट पर बैठ जाती है। उसे देखकर सर्वेंट भी जल्दी जल्दी उसे खाना परोसते हैं। सिया ने खाने में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक चपाती और सब्जी ली थी, साथ ही एक गिलास जूस। वह शांति से अपना खाना खा ही रही थी कि रागिनी जानबूझकर सबके सामने अच्छा होने का दिखावा करते हुए सिया को बहुत अच्छे तरीके से बात करते हुए घर लेट क्यों आए इस बारे में पूछती है। उसकी ऐसे बच्चों जैसे चलो से पहले ही बहुत अच्छे से रूबरू थी, उसकी बातों के पीछे छुप मतलब किया झटके से समझ गई थी। दरअसल रागिनी सबको ये बताना चाहती थी कि सिया घर बहुत देर से आई। बरसात थी, वह सबके मन में शक्ति डालना चाहती थी कि सिया छुपाकर किसी लड़के से मिलती है। वह ये सब इतनी होशियारी से और प्यारी बनते हुए कर रही थी को किसी को भी समझ न आए। जिस पर सिया भी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, प्यारी हो, तुम्हें मेरे बारे में कितनी चिंता है, अपनापन है तुम्हारा, ये प्यार देखकर जी करता है तुम्हारे खाने में हमेशा हमेशा के लिए आवाज बंद कर देने वाली दवाई खुलकर तुम्हें मिला, तुम्हें खिला दो। उसके ऐसे जवाब पर जो सभी शांति से अपना डिनर कर रहे थे उन सब की हालत खराब हुई। जो निवाला उनके गले में या मुंह में था वह वही अटक गया और उन्हें खांसी आ गई, और जो पानी पी रहे थे लगभग उन्होंने अपने मुंह का सारा पानी बाहर थूक दिया फरवरी की तरफ। उन सबका ऐसा रिएक्शन देखकर सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और ना में सर हिलाते हुए फिर अपना ध्यान खाने पर लगा देती है। उसके कानों में विशेष राज के गुस्से भरी आवाज पड़ी जो कह रही थी, बदतमीज लड़की, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है।
रागिनी तो बस तुम्हारी फिक्र थी इसीलिए तुमसे पूछ रही थी, लेकिन तुम कभी नहीं सुधर सकती, इसीलिए मैं कभी भी तुम्हें अपना नहीं पाती। तुम्हारा ये बताओ, यह एटीट्यूड, तुम कभी हमारे घर की बेटी होने के लायक ही नहीं हो। और तुम्हें पता है, तुम बार बार ऐसे बिहेव करके मुझे हमेशा सही प्रूव करती हो कि मैं तुम्हें न चुनकर रागिनी को अपनी बेटी मानकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उनकी ओर कहती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि तड़प रही हूँ कि आप मुझे बेटी की तरह अपने और मैं यहाँ इस घर की बेटी बनने के लिए आई हूँ। फिर एक बाइक खाते में मुझे ना समझ ही नहीं आता कि आप सबका दिमाग ठीक है या इसका कुछ स्ट्रक्चर वकर वायरिंग वगैरह खराब है। जब देखो तब गलत तारे आपस में जुड़ जाते हैं और आप मेरी बात हमेशा भूल जाते हैं। और आपको पता है, मुझे ना जब मैं आपसे बात करती हूँ ऐसे लगता है किसी सड़क चलते पागल आदमी से बात कर रही हूँ, जिससे नॉर्मल तरीके से कही गई बात समझ ही नहीं आती। वह ऐसा पागल इंसान जो बस अपनी दुनिया में रहता है और उसे बाकी सब भी उसी तरह लगते हैं। एक और बाइक लेते हुए कहते हैं, आपको बताएं, मुझे अपने आपके पति में, आपके इन बेटों में, आपकी इस सो कॉल्ड बेटी में, इस घर में, राव परिवार में 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं यहाँ आप सबके लिए आई हूँ। आप सबको क्या लगता है मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे 2 राव परिवार की बेटी बना था? तो आप बहुत गलत हैं। मैं बस एक ऐसा जो दादाजी ने मुझ पर किया था ना, उसे चुकाने आई हूँ। एक बार यह हो जाए तो उसके बाद मैं किसी की कर्जदार नहीं, और ना ही मुझे आप लोगों के लिए बैंगन के भरते जैसी शक्ल वापस देखने में कोई इंटरेस्ट है। इसीलिए एक बार का पूरा मामला सुलझाने के लिए मैं यहाँ हूँ। दादाजी ने अनाथ आश्रम से लाकर मुझे यहाँ लाया और मुझे बताया कि मैं आना नहीं हूँ। मैं उनका यह एहसान उनकी तबीयत ठीक करके चुकाऊंगी। उसके बाद आपका और पूरे राव परिवार का मुझे कोई लेना देना नहीं होगा, तब भी नहीं, अभी नहीं। फिर रागिनी की तरफ देखते हुए, कैसे? और तुम राव परिवार की प्रिंस, जिसे शायद कोई काम धंधा है नहीं, जो मेरे आगे पीछे बस मुझ पर नजर रखने के लिए घूमती रहती हो, जाकर अपना काम करो। मेरे मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश भी मत करना, अंजाम बहुत बुरा हो। माई बिजनेस इज माई बिजनेस, डोंट दी इंटरफेयर, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर IT। इतना बोलकर वह अपनी सीट से उठकर वहां से चली जाती है। वही बाकी सब मुंह बंद किए हुए उसे जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि छोड़ ही नहीं था उसके जाने के बाद। पता नहीं क्यों पर अधिक को अब एक भी निवाला खाने का मन नहीं था। पहले ही बहुत कम खाना खुद के लिए लिया था, पर अचानक हुई इस बहस के वजह से उसने गिनकर 2-3 भाई थी खाना खाया था और इन लोगों ने जाने अनजाने उसे यहाँ से उठकर जाने के लिए मजबूर कर दिया। यह महसूस कर उसकी खान की इच्छा मर गई, इसलिए वह भी वहां से उठकर बिना किसी से कुछ कहे चला गया। उसे तो अब सिया की टेंशन हो रही थी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद शायद ही सिया कुछ खाया होगा। भुजिया की कमरे की तरफ जाना चाहता था, पर सिया अब थोड़ी नाराज, गुस्सा या दुखी होगी, यह सोचकर वह थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ने के बारे में सोचता है और अपने कमरे में चला जाता है। वही डाइनिंग टेबल पर बैठा नक्श कहता है, ये लड़की कितनी नकचरी है, पता नहीं किस बात का घमंड है, सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकती थी, इतनी बड़ी बहस कर ली, मन एकदम सही रहती है इस बार इसके बारे में। जिस पर राम को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वह कहता है, एक तरफ तुम सब कहते हो कि उसे तुम सब का कोई लेना नहीं देना नहीं है, तो फिर क्यों बार बार उसके मामलों में अपनी राय देने जाते हो? क्या उसने तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ पूछा बताया नहीं ना? फिर तुम सब क्यों उसके पीछे पड़े हो? और तुम प्रिंसेस, तुम्हें उसके मामले में बोलने की क्या जरूरत है? वो कुछ भी करे, कहीं भी जाए, वो उसकी मर्जी है, तो क्यों तुम ये कर रही हो? मैं तंग आ गया हूँ इस रोज रोज के तमाशे से। अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये सब आप जानबूझकर करते हैं ताकि वो उस पर कुछ कहे, फिर आप उस बात को किच-किच कर बढ़ा करे। इतना बोलकर वो भी बिना पूरा खाना खाए चला जाता है। वही उसकी बातें सुनकर तो रागिनी तो एकदम डर जाती है, क्योंकि जो वो गुस्से में बोल गया पर वो सच था। रागिनी की तो ये बहुत पहले से टैनिक थी, जो हर बार काम करता था, पर आज वो लगभग पकड़ी ही गई थी। पहले तो वो डर गई थी, फिर उसे लगा कि वह ज्यादा सोच रही है और घर में होने वाले बार बार इस झगड़े की वजह से यह हो रहा है, इसलिए आंखों में नकली आंसू लाकर, चेहरा पर दुनिया भर का पछतावा लाकर वह अपनी उर्वशी आवाज में रहते हैं, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस। फिर वह चुप चुप अपनी जगह से उठकर चली जाती है। इस वजह से जो पहले इस बारे में सोच रहे थे, अचानक उनका ध्यान वहां से हटकर दूसरी ओर चला गया। इतना होने के बाद और अपनी प्यारी बेटी को ऐसे उदास होकर ज्यादा देख मैसेज राहु को भी वहां बैठना मंजूर नहीं था, इसीलिए मन ही मान सिया को खोजते हुए वह वहां से उठकर चली गई। रात के 2:30 बजे
सिया अचानक नींद से उठ जाती है। उससे सुबह से अच्छे से खाना ना खाने की वजह से जोर से भूख लगी थी और इसीलिए वो उठकर बैठ गए थे। सिया अलसी हुई बैग पर बैठ जाती है, फिर अपना पेट पकड़ लेती है, फिर कुछ सोचकर जल्दी से कपबोर्ड के पास जाकर उसे खोलती है, जहां वहां पर लीला आंटी ने उसके लिए जो बहुत सारी कुकीज बनाई थी वह थी। उन्हें देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वह जल्दी से सब में से थोड़े थोड़े कुकीज निकाल देती है, पर फिर उसे सिर्फ कुकी खाने से मजा नहीं आता। कुछ सोचकर वह उनको किसको लेकर अपने रूम से बाहर निकलती है और सीढ़ियों से होते हुए किचन में आ जाती है और किचन में आकर फ्रीजर खोलकर कुछ ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे मिल भी जाती है एक बड़ी सी आइसक्रीम का डब्बा। उसे देखकर सिया की आंखें चमक होती है। सिया आइसक्रीम का डब्बा फ्रीजर से बाहर निकाल काउंटर पर रखी है और जल्दी से यहाँ वहाँ नजरें घूमकर चम्मच और एक बोल ले आती है। उसमें बहुत सारी आइसक्रीम निकाल लेती है और आइसक्रीम का डब्बा फिर फ्रिज में रखकर अपने साथ लाई हुई कुकीज की प्लेट को पढ़ती है और वही काउंटर पर बैठ जाती है। फिर एक स्पून लेकर 2 कुकीज के बीच में बहुत सारी आइसक्रीम डाल इसका सैंडविच बनती है और मजे से खाती है। एक सैंडविच खत्म कर 2 खुद के लिए दूसरा सैंडविच बना ही रही थी कि उसे किसी के आने की आहट होती है। अब सोच में पड़ गई थी। वह नीचे तो आ गई थी, पर अगर किसी ने देखा तो फिर तमाशा होंगे, ये सोचकर उसका सर दर्द करने लगा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए थे। तू कुछ सोचते उससे पहले किचन का दरवाजा खुलता है और वहां पर अधिक खड़ा उसे दिखाई देता है। उसे देखकर सिया अपनी एक ही ब्रो ऊपर उठा लेती है और उसे देखने लगती है। वही अधिक जिसे सिया की तरह ही आधी रात को खाने की आदत थी, वह जब किचन में सिया को देखा है और उसके आसपास कुकीज आइसक्रीम देखा है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अंदर आते हुए धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें भी आधी रात में खाने की आदत है? जिस पर सिया उसकी ओर देखकर पूछती है, तुम्हें भी मतलब? उसने ये सवाल किया ही था कि तभी किचन का दरवाजा फिर एक बार खुलता है तो इस बार सिया और अधिक दोनों उसे तरफ देखते हैं तो दरवाजे पर राम खड़ा था। उसे देखकर सिया को समझ आया कि अधिक किसके बारे में बात कर रहा था। उन दोनों को देखकर सिया नॉर्मली उन दोनों को देखते हैं, फिर कहते हैं, शायद आप दोनों ने मुझे यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी। मैं आप दोनों को बिल्कुल परेशान नहीं कर रही, मैं अभी जा रही हूँ। इतना बोलकर वह अपनी कुकीज और आइसक्रीम लेकर निकलने ही वाली थी कि अधिक उसे रोक लेता है। और क्या था? अरे नहीं नहीं, तुम्हें किसने कहा कि हमें प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम रख सकती हो। जिस पर सिया कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिस्टर अधिक, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से सब पता है, पर याद भी है, तो प्लीज ये सब मत करें और मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ नहीं आऊंगी, आज के लिए सॉरी। फिर कुछ सोचकर सिया आइसक्रीम और कुकीज की प्लेट भी वहीं रखकर कहाँ से निकल जाती है, पर जाते समय उसके चेहरे पर आया दर्द और उदासी राम और अधिक दोनों देख लेते हैं। राम सिया ने बोले शब्द दोहराता है, पता है और याद है। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और उसकी आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती है और अचानक उसकी आंखों में पछता हुआ नजर आने लगता है। असल में जब सिया यहाँ नई नई आई थी तब कुछ ही दिन बीते होंगे। एक बार जब ऐसे ही दोनों भाई मिडनाइट स्नैक के लिए आए थे, फिर थोड़े टाइम बाद सिया भी वहाँ आ जाती है। उस समय उन दोनों को लगा था कि सिया जानबूझकर यहाँ आई है और उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए नाटक कर रही है। फिर क्या था, दोनों उस पर बरस पड़े। उसे बहुत समय उस पर उन्होंने उसे बहुत डांटा, बहुत सुनाया। सिया बार बार उन्हें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर आखिर में सिया वहां से रोते हुए चली जाती है। उसके बाद उन्होंने उसे कभी उस समय वहां नहीं देखा। साथ ही सिया कुछ दिन तो उनके सामने तक नहीं आती थी, पर किसी ने कभी इस पर कभी सोचना भी जरूरी नहीं समझा। फिर से कहानी पर जब दोनों को वो सब याद आया तब दोनों के चेहरे उतर गए, साथ ही पछतावा भी देखा जा सकता था। दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था पर होठों पर नहीं आ रहा था। वही सिया भी कमरे में उन्हीं यादों में खोई हुई थी और उसे आज भी याद था कैसे उस रात के बाद चाहे कितनी भी जोर से भूख क्यों ना लगे, वो कभी किचन में नहीं जाती थी। भूख के मारे वो सो तक नहीं पाती थी। कई रात उसने पानी पीकर खुद को शांत किया था, कैसे वो भूख की वजह से सो तक नहीं पाती थी। पर यहाँ कभी भी किसी ने एक बार सोचने की, समझने की कोशिश तक नहीं करते थे और वो जो भी करता सबने उसमें हमेशा से उसमें कमियां ही निकाली। शायद कभी अपना तक नहीं माना था, नहीं अपनाने की, समझने की कोशिश भी नहीं की। फिर खुद की गलती ठीक करते हुए इन्होंने तो शायद कभी उसे उन्होंने ने एक इंसान भी नहीं माना हो। तभी कोई आकर कमरे का दरवाजा खटखटाता है। चैप्टर 80। तभी वह अधिक और राम आ जाते हैं। पहले तो वो तीनों शौक हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर। फिर सिया वहां से जाने लगती है तो वो उसे रोकते हैं, पर सिया एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट देकर चली जाती है।
उसके जाने के बाद पहले तो उन्हें समझ नहीं आता, पर फिर अचानक उनके दिमाग में पास्ट में हुई बातें आ जाती हैं और वह लोग गिल्टी फील करने लगते हैं। वही कमरे में सिया भी यही सब सोचकर थोड़ी उदास थी, पर तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिस वजह से सिया का ध्यान वह चला जाता है और फिर वो भी चली जाती है। दरवाजा खुलते ही सामने खड़े शख्स को देख वो थोड़ा शॉक हो जाती है, पर खुद को नॉर्मल कर वह सामने देखकर पूछती है, आप यहाँ इस वक्त? जिस सामने खड़ा शख्स कहता है, ये लेकर आया था, शायद तुम्हें ये चाहिए था। ये बोल हाथ में पड़ी प्लेट वह आगे कर देता है सामने, और कोई नहीं अधिक खड़ा था और उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें थोड़ी स्नैक्स थे। सिया प्लेट को देखकर कहते हैं, नहीं थैंक यू मिस्टर, इसकी जरूरत नहीं है। जिस पर अधिक कहते हैं, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, पर तुम हमें देखकर वापस आ गई, लो इसे खा लो वरना नींद नहीं आएगी। जिस पर सिया कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही नीचे आई थी, मुझे भूख नहीं लगी है, इसलिए आप इसे ले जा सकते हैं। जिस पर अधिक उसे देखकर किसी बड़े भाई की तरह डांटे हुए कहते हैं, रसिया झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी थी इसलिए तुम नीचे आए थे, तुम भी भूखे पेट नहीं सकते बिल्कुल हमारी तरह, आखिरकार तुम भी तो हमारी। बोलते बोलते अधिक रुक जाता है। पर्शिया उसकी बात अच्छे से समझ गई थी, पर कुछ कहती नहीं है, जिस वजह से वहां पर एक ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता है, जिसे तोड़ते हुए अधिक बोलता है, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोलोगे? आखिरकार तुम्हारे लिए तो आया हूँ। जिस पर रसिया पहले थोड़ा सोच दिए फिर एक तरफ होकर कमरे के अंदर आते हुए कहते हैं, क्या मजाक करते हैं आप मिस्टर अधिक, ये घर आपका है, यहाँ तक कि यह कमरा भी आपको मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक गेस्ट हूँ। उसकी बात सुनकर अधिक जो कैमरे के अंदर आ रहा था वह एक पल के लिए रुक जाता है, फिर अंदर आते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम सोचती हो। जिस पर सिया धीरे से कहती है, सोने के लिए मजबूर भी आप सब ने किया था। उसने कहा तो धीरे था, अधिक सुन लिया। अधिक अंदर अगर पूरा कैमरा देखते हैं, पूरा कमरा बहुत ही सिंपल था, पर बात एलियन था। हर समाज अपनी जगह पर था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था, थोड़ा बहुत सामान था पर अच्छा था। अधिक कोई एक छोटी सी टेबल पर जो बैठने के लिए थी उसे पर बैठते हुए कहता है, क्या तुम मुझे वो कुकीज दे सकती हो? बहुत अच्छी थी, क्या तुम वो थोड़ी मुझे दे सकती है? उसकी बातें सुन सिया गहरी सांस लेती है, फिर अधिक की तरफ देखते हुए पूछती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? इन सब अचकन होने वाले बदलाव, लगाव और ये नाटक के पीछे क्या सोच है आपकी? ये सब नाटक छोड़िए और सीधा जो मुद्दे की बात पर आए, इससे आपका और मेरा दोनों का समय बचेगा। सिया के पूछने पर कि वह ये सब क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो अधिक वहीं बैठे हुए कहता है, तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, पास्ट में की हुई गलती सुधारना चाहता हूँ और उसके लिए माफी भी मांगना चाहता हूँ। हमारा ये जो रिश्ता है जो उलझ गया है उसे सुलझाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर पहले तो सिया सरप्राइज हो जाती है, फिर वहीं बेड पर बैठे हुए कहते हैं, क्या मिस्टर अधिक आप भी? मुझे नहीं लगता आपको ऐसी छोटी छोटी को चीजों पर अपना समय बर्बाद करना चाहिए, मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात पास में हुई गलतियों और उन्हें सुधारने की, तो मुझे नहीं लगता इन सब की कोई जरूरत है। मैं भी अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लेकर सबसे बड़ी भूल करती थी, उसे डिसीजन की वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इस तरह आपने भी एक डिसीजन लिया और मुझे ना अब सच में फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपको यह मुझ पर तरस खाने की, यह सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ जहाँ हूँ बहुत ठीक हूँ, मुझे ऐसे दया भरी नजरों से देखना बंद कीजिए, क्योंकि यह आप अपने दिल से नहीं गिल्ट की वजह से कर रहे हैं। वह गिल्ट जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, अपनी किए पर पछतावा करने के लिए मजबूर कर रहा है। पर टू बी ऑनेस्ट मिस्टर अधिक, इन सब से मूव ऑन कर चाहिए, भूल चाहिए। और रही बात रिश्ते उलझने की, उसे सुलझाने की, तो रिश्ते उलझने के लिए, उन्हें सुलझाने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी होता है, जो मुझे तो हम दोनों में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। फिर आप क्या ही सुलझेंगे इससे? देखिए, मैं गुस्से में या नाराजगी में नहीं कहती का कि मेरा आपसे ये राव परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं सच में यह मानती हूँ और यह मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये सच्चाई है। इसीलिए जब तक मैं यहाँ हूँ ना, प्लीज बस मुझे शांति से रहने दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वह खामोश हो गए। वह ये बात इतनी शांति से और अच्छे से इसलिए कर रही थी क्योंकि अधिक भी उससे बहुत प्यार से, शांति से, अपनेपन से बात कर रहा था, इसलिए सिया ने बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं की बल्कि शांति से अपनी बात रखी। सिया की बात सुनने के बाद अधिक ने अपना सर नीचे किया हुआ था, वह थोड़ी देर तक कोई रिएक्शन नहीं रहता। थोड़ी देर बाद हुआ अपना सर ऊपर करता है और कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो।
अगर इन चीजों का रियलाइजेशन पहले हो क्या होता तो आज सिचुएशन ऐसी नहीं होती, पर शायद आप बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। फिर सिया की ओर देखकर बोलते हैं, एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम चाहो तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मना कर देना। जिस पर सिया आंखों से ही पूछती है क्या? जिस पर अधिक कहता है, भाई नहीं, परिवार भी नहीं, दोस्त बन सकता हूँ ना, मुझे बस दोस्त बना लो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ इस वजह से तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी तो बात मानो कि ना मेरी प्लीज। उसकी बात, उसकी आंखों में आए इमोशंस, आवाज में प्यार और अपनापन सिया सब साफ देख सकती थी और उसका दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। पर फिर सिया का हाथ अपने आप लेफ्ट हाथ में पड़े रबर बैंड जैसे दिखने वाले ब्रेसलेट पर जाता है। सिया उसे जोर से खींचकर छोड़ देती है, जिससे सिया के हाथ पर वह ब्रेसलेट बहुत जोर से लगता है और सिया उसे अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेती है। फिर कहते हैं, ठीक है, सिर्फ दोस्ती एक्सेप्ट कर रही, इसे कुछ और समझने की भूल मत करना, और यह भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपके एफर्ट्स दिखते हैं। उसकी बात पर अधिक खुश हो जाता है और तुरंत उसके करीब उसे गले लगाने के लिए आता है, पर उससे थोड़ी दूर आकर रुक जाता है। दोनों में थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है, जिसे निकालने के लिए अधिक टॉपिक बदलते हुए अपने हाथ में पड़ी स्नैक्स की प्लेट आगे करते हुए कहता है, तो इसी बात पर दोनों मिलकर स्नैक्स खा ले, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं पर मेरे पेट में बहुत जोर से गुदगुद की आवाज आ रही है, भूख बहुत लगी है मुझे, बस हमें कर हिलाते हैं। तो अधिक उम्मीद भरी आंखों से सिया को देखने लगता है। सिया उसे अपनी तरफ इस तरह देखकर बिल्कुल उलझन में पड़ जाती है कि आखिर यह ऐसा क्यों देख रहा है। पर अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है और वह नाम है अपना कर हिलाते हुए अपने कबोर्ड की तरफ जाती है और वहां रखी लीला आंटी ने बनाए हुए कुछ कुकीज लेकर आती है और उन्हें उसे प्लेट में रख देती है। उन्हें देखकर अधिक की आंखों में चमक आ जाती है। वह सिया का हाथ पकड़ता है और उसे बैग पर बिठाकर खुद भी एक तरफ बैठ जाता है और सिया को खाने का इशारा करता है। सिया को सच में भूख लगी थी, इसीलिए वह शांति से अधिक नहीं लाए हुए स्नैक्स और कुकीज खाने लगती है। थोड़ी देर में दोनों की हल्की फुल्की बातें होती है। उसके बाद अधिक सिया को गुड नाइट बोल कमरे के बाहर जाने को होता है। दरवाजे पर आकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर सिया को देखा है जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। अधिक उसे देखकर कहता है, आई एम सॉरी हर एक गलती के लिए। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। उसकी सॉरी सुनकर सिया एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है, फिर आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया और आकर बेड पर बैठ जाती है। उसके दिमाग में सभी बातें घूम रही थी, अभी की बातें, पेस्ट की बातें, सब। सिया उलझन में थी कि वह जो कर रही है क्या वह सही है या नहीं। काफी देर तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग की दही हो रही थी, इसीलिए वह पहले बेड से उठकर बैठ जाते हैं, फिर कुछ सोचकर जल्दी से घर में जाकर कुछ ढूंढने लगते हैं। फिर उसे एक शर्ट मिलता है ब्लैक कलर का। ये शर्ट मानव का था। वह जल्दी से उसे पहन लेती है और फिर से आकर बेड पर लेट जाती है। शर्ट से अभी मानव के बॉडी से आने वाली भीनी भीनी खुशबू थी, जिस वजह से जो थोड़ी देर पहले बहुत परेशान थी अब वह काफी हद तक शांत हो जाती है और खुद को ही गले लगा अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस समय कब उसकी आंख लग जाती है उसे कुछ समझ नहीं आता। वह गहरी नींद में सो जाती है। अगली सुबह उठकर सिया आदत अनुसार जॉगिंग करती है। जॉगिंग करते समय पहले तो उसका साथ राघव देता है, पर थोड़ी देर बाद उन दोनों को अधिक भी ज्वाइन करता है। जब राघव देखा है कि सिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वह भी कुछ नहीं कहता और तीनों एक साथ जॉगिंग करते हैं। थोड़ी देर और एक्सरसाइज करने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। श्रेया कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, वही राघव हमेशा की तरह अपनी बॉडीगार्ड वाली यूनिफॉर्म का हाथ तैयार होकर नीचे सिया का इंतजार कर रहा था। तो वही रूम में अधिक अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अधिक ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था, उसने अपने दम पर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था जो काफी अच्छा चल भी रहा था। देखते ही देखते ब्रेकफास्ट का समय हो गया। मिस्टर एंड मिसेज राव, रागिनी, नक्श, राम और अधिक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सर्वेंट ने उन्हें उनका ब्रेकफास्ट सर्वे कर दिया था, पर पिछली बार की तरह अभी अधिक में ब्रेकफास्ट शुरू नहीं किया था। तभी उसे सीडीओ से आई सीआर देखें। आज सीआर का अवतार बिल्कुल अलग था। हमेशा शॉर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स पैंट पहनने वाली सिया ने आज इंडियन वेयर पहना था। एक डार्क ग्रीन कलर का अनारकली सूट जिसकी बॉर्डर और दुपट्टा रेड कलर का था और उन पर गोल्डन कलर के धागे से बहुत बारीक नक्काशी बना हुआ था। उसने बहुत प्यारी लग रही थी उसे सूट में हो। सियानी कानों में छोटे छोटे झुमके पहने हुए थे, एक हाथ में चूड़ियां, दूसरे हाथ में हमेशा की तरह अपनी स्मार्ट वॉच। बालों को खुला छोड़ उन्हें बस एक पिन के सहारे थोड़ा पीछे किया हुआ था। माथे पर छोटी सी बिंदी, नाक में नोज रिंग, होठों पर लिप बाम।
कुल मिलाकर आज वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह नीचे आती है और अपनी सीट पर बैठी रही होती है कि अधिक उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग सिया। उसकी आवाज से वहां खड़े सभी जो सदमे में थे वह बाहर आते हैं, क्योंकि यह पहली बार था जब सिया को सपने इस अवतार में देखा था। वहां बैठे सबकी नजरें सिया पर से ही नहीं रही था। सर्वेंट तो उसे देख ही रहे थे, पर रागिनी अपनी जलन भरी आंखों से सिया को देख रही थी, क्योंकि सिया कुछ भी पहने कैसी भी रहे वह हमेशा इतनी प्यारी लगती थी, और वही उसे हमेशा चेहरे पर मेकअप करना ही पड़ता था, वरना वह एक एवरेज लड़की लगती थी। वही तीनों भाइयों का भी कुछ यही हाल था। इस इंडियन वे में श्रेया बहुत प्यारी लग रही थी। सिया अब तक डाइनिंग एरिया तक पहुंच गई थी, और फिर जब वह अधिक की बात सुनती है तब सिया हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग। उसके बेटे सर्वेंट उसे खाना ब्रेकफास्ट सर्व करने लगते हैं। अधिक सिया को देखते हुए कहता है, सिया आज तुम ऐसे तैयार होकर, मतलब कुछ स्पेशल है आज? जिस पर सिया थोड़ी देर सोकर कहते हैं, वह बस मंदिर जाना था, आज पूर्णिमा है और मैं हर पूर्णिमा महादेव के मंदिर जाते हो। जिस पर रागिनी बीच में बोलते, ये पूर्णिमा क्या होती है? कोई फेस्टिवल है? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे टिपिकल चीजों भी करती हो। जिस पर सभी अपनी आंखें रागिनी की ओर कर उसे घूरने लगते हैं। वही रागिनी का आदत थी हर चीज में बिन मांगे अपनी राय देने की, चाहे उसे कितना ही समझ लो। ये कह सकते थे कि वह कुत्ते की वह तेरी धूम थी जिसे कभी सीधी नहीं कर सकते। राम के इतना समझाने के बाद, दांतों के बाद भी वह अपनी हरकतों से बात नहीं आई। फिर एक बार वह बेवजह ही सिया के मैटर में घुस रही थी। सिया सैंडविच का एक बाइट खाते हुए खेती सार्कास्टिक वे में खेती, यह क्या बात हुई रागिनी? तुम राव परिवार की प्रिंस, एलिट लोगों की आइडल, कॉलेज की ब्यूटी क्वीन, हाई अंडरस्कोर सोसाइटी की परफेक्ट लेडी, उसे इतनी सी चीज नहीं पता? सच सच बताओ, कभी पढ़ाई नहीं की? अब तक जो भी पढ़ाई की वह क्या पैसों के दम पर की थी या फॉरेन में जाकर पढ़ाई की थी? जो तुम्हें सीधी सीधी एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें पूर्णिमा नहीं पता? माय गॉड। फिर मिसेज राव की तरफ देखते हुए, अरे मिसेज राव देखिए, आपकी परफेक्ट बेटी को पूर्णिमा नहीं पता? क्या सिखाती है आप अपनी बेटी को? बस दूसरों के मामले में टांग अड़ाना सखी है आपकी बेटी, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं बताती हूँ ना। रागिनी, प्यारी रागिनी, पूर्णिमा कोई फेस्टिवल नहीं होता। पूर्णिमा मतलब फुल मून, जिस दिन पूरा चांद निकलता है। अब यह मत बोलना कि तुम्हें ये भी नहीं पता। सिया की ऐसी बातें सुनकर रागिनी को अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई, ऐसा फील होता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वह कुछ खाने ही वाली थी, पर आजू बाजू परिवार वालों को देखकर वह शांत हो जाती है और चेहरे पर मायूसी लाते हुए कहते हैं, मैं तो